जोहार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हमारे साथ आज परतू, पर्वतिया जी और टेमन भी आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। तो पर्वतिया जी, आप लोग बताइए, आप लोगों के क्या हाल समाचार है? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और एकदम नया ताजा जानकारी संगे रौड से फिर मिली और हमारे दर्शक मन भी इंतजार करे लाइक होवे कि कुछ बढ़िया एकदम ताजा जानकारी मिली। लेकिन ताजा जानकारी ले हमको बुझाला कि समाचार सबके से बढ़िया पहले रही। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और किसान भाइयों, आप भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कृषि दर्शन में देश दुनिया की खेती से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार में अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुर्गी पालन व्यवसाय को नई दिशा दे रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आत्मा ने कुड़ू में 30 किसानों को लेकर किया एक्सपोजर विजिट। राज्य के मुर्गी पालक अपने व्यवसाय को और अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए पशुपालन विभाग झारखंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को मुर्गी पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम से जहां एक ओर राज्य के मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरी ओर व्यवसाय से जुड़े कृषक आर्थिक उन्नति कर सकेंगे। आज मुर्गी पालन एक अच्छे व्यवसाय के रूप में स्थापित होता जा रहा है। ये व्यवसाय और विकास करे, नए किसान भी इस व्यवसाय से लाभान्वित हों, इसके लिए पशुपालन विभाग झारखंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई तरह के कार्यक्रम चलाती है, जिसमें मुर्गी पालन के प्रशिक्षण से लेकर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अन्य सुविधाओं के साथ अनुदान भी मुहैया कराती है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण संस्थान यानी संस्था आत्मा कृषि विकास के लिए निरंतर काम करने वाली संस्था से आज सभी परिचित हैं। वर्तमान में लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में यह संस्था लगभग 30 किसानों को लेकर एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम कर रही है, जिसमें ये किसान कृषि के बहुत सारे विषयों की जानकारी एक साथ ले रहे हैं। किसानों को एक्सपोजर विजिट के लिए लेकर के निकला हूँ। आज किसानों को मैं एजोला, मधुमक्खी पालन, बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, पशुपालन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ की जानकारी इन लोगों को देने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीरी गांव में जाएंगे। वहाँ श्री विधि की खेती कैसे की जाती है, SWI गेहूं का खेती कैसे किया जाता है, जिससे कि हम पैदावार ज़्यादा ले सकें। हमारे राज्य में किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ मवेशी पालन भी करते हैं। जो किसान सूकर पालन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वे TND नस्ल के संकर सूकरों का पालन करें, तो वे देसी नस्ल की तुलना में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। TND नस्ल के सूकर देसी नस्ल के सूकरों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इनके शारीरिक विकास की गति ऐसी होती है कि लगभग वर्ष में 1 क्विंटल वजन का हो जाता है। TND नस्ल के सूकरों की प्रजनन क्षमता भी देसी सूकरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इनके पालन पोषण में विशेष खर्च या संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा अन्य नस्लों की अपेक्षा TND सूकरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने के कारण इनमें मृत्यु दर भी कम होती है। इसलिए TND नस्ल के सूकर हर दृष्टिकोण से सूकर पालन व्यवसाय में लाभप्रद साबित होते हैं। इसमें बढ़ने की क्षमता अधिक होती है, बच्चे देने की क्षमता अधिक होती है। इसमें जो ग्रोथ होता है, बढ़ने की जो क्षमता होती है, एक साल में लगभग 1 क्विंटल या उससे अधिक हो सकता है। साल में 2 बार बच्चे देती है, एक बार में 8 से 12 बच्चे देती है। बीमारी की संभावना भी काफ़ी कम होती है। और इसको सबसे जो बड़ी बात है TND नस्ल में, जो कि झारखंड के जो ग्रामीण परिवेश है, उसमें इसको आसानी से हम रख सकते हैं। पशुओं के मुंह और पैर के खुरों में छाले दिखाई पड़े, पशु को तेज बुखार हो तथा दूध में कमी हो जाए, तो ये लक्षण खुरहा चपका रोग के हैं। ऐसी स्थिति में कृषक क्या करें, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में।
किसान भाई देखें कि आपके पशुओं में रोग हो गया है तो उसके उपचार के लिए आप मुंह के छालों को फिटकरी के पानी से ज़रूर साफ़ करें। फिटकरी अगर नहीं उपलब्ध हो तो आप नीम की पत्ती को उबाल लें और उसके पानी से इसे साफ़ करें। और आप इसमें बोरोग्लिसरीन की दवा जो है वो सुबह शाम जो है मुंह के छालों को साफ़ करने के बाद करीब 7 या 1 हफ्ते दिन तक लगाएं। इसके अलावा पाँव के छालों में वो 2% कॉपर सल्फेट आता है, उसका घोल बनाकर आप लगाएं और ध्यान दें कि मक्खी उस पर ना बैठे। और नहीं हो तो चारमिल मलहम उसमें लगाएं। अगर ये भी नहीं उपलब्ध है तो आप जो है कपूर जो है उसको पीस लें और नारियल तेल के साथ मिलाकर उसे 2 बार 1 हफ्ते तक लगाएं। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेती बाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर तो हैं ही, इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन करके भी खूब आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। ये हैं लोहरदगा जिला स्थित कुड़ू प्रखंड के रहने वाले राजेश कुमार सिंह। पेशे से किसान ये शख्स खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर शहद उत्पादन भी करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो जाती है। लोग बहुत दिन से खेतीबाड़ी करते आए हैं और साथ में मधुमक्खी पालते हैं, पशु पालते हैं और मधुमक्खी पालन करने से हम लोग को खुशहाल जीवन है। और अभी यहाँ करंज का सीज़न आने वाला है, इसलिए करंज के लिए यहाँ हम लोग रखे हैं और जहाँ सीज़न जिस फूल का होता है वहीं हम लोग ले जाते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज जहां राज्यों की मंडियां खाद्यान्नों के मामले में तेजी का रुख रखते हुए पिछले दिनों के दामों पर टिकी रही, वहीं हरी सब्जियों में नरमी का रुख रहा। मौसम की स्थिति को देखते हुए सब्जी उत्पादकों का मानना है कि आने वाले समय में हरी सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। वैसे आज खाद्यान्नों की बिक्री इस प्रकार हुई। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपये, अधिकतम 2300 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपये, अधिकतम 4600 रुपये। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 1700 रुपये। चना 5100 रुपये से लेकर अधिकतम 5300 रुपये और आलू के मूल्य न्यूनतम 1100 रुपये से लेकर अधिकतम 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ तो परतु अब स्वागत के साथ साथ अपनी समस्या भी कुछ बताओ। समस्या तो हमारा है टेमन कर आज तुम्हारी समस्या पहले है। अच्छा, लगता है बहुत गंभीर समस्या है, तो भाई तुम जल्दी बता दो। मेरा जो सुअर है ना, हाँ, उसको ना कौन बीमारी हो गया है, वो बुखार टाइप रहता है। अच्छा? कैसे
अच्छा। और ना खाना ना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, एकदम पड़ल रहता है तो पड़ले रहता है। ये बात तो बिल्कुल कहा थे टेमन, एकदम सही बात कहा थे। काल के मास्टर साहब तो सुअर पाले ला और जानबे करेला कि टेमन उकर में बहुत ज़्यादा ध्यान देवेला, बहुत कोशिश करेला बेचारा। अरे भाई, तो इतना ध्यान देते हो तब भी तुम्हारे सुअर को बुखार लग गया? हाँ, देखिए किसान भाइयों, अगर आपने भी सुअर पाला है और इस प्रकार की समस्या आ गई है कि सुअर जो है आपका सुस्त है, थोड़ा वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो हो सकता है कि उसको ज्वर हो गया हो, जिसको हम लोग स्वाइन ज्वर कहते हैं या सुअर का बुखार कहते हैं। अगर ये हो जाए तो आपको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारियां भी आपको होनी चाहिए, है ना पर्वतिया जी? एकदम सही, बिल्कुल सही कहा ना। हाँ। तो आप बताएंगे कि कौन से विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? सही है कि सब जब जानकारी ले तो हमरे चलत ही अपन डॉक्टर रविंद्र कुमार बढ़िया से एकदम बताए ना, तो उनके से बात करल जाए ताकि तो चलिए सब समस्या हल हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो किसान भाइयों, चलिए टेमन के साथ साथ हम भी चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार के पास और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आई हुई है और आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। ये हमें जानकारी देंगे सुकर ज्वर बीमारी और बचाव कैसे करें। सुकर ज्वर यानी स्वाइन फीवर का बीमारी कैसे होता है सुकरों में और इसका बचाव कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये स्वाइन फीवर है क्या, इसके बारे में जानकारी दें। ये स्वाइन फीवर जो सुकरों में होने वाली बीमारी है और ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और ये जो है विषाणु जनित रोग है और ये काफ़ी तेज़ी से एक सुकर से दूसरे सुकर में फैलती है। तो ये जो चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, इसलिए जो है ये स्वाइन फीवर या सुकर ज्वर जो कहते हैं, ये इसका बचाव संभव नहीं है, इलाज संभव नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि इसका टीकाकरण करके इसका बचाव किया जाए। और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी माना जाता है सुकरों में, क्योंकि ये जो है इसमें सुकर जो है काफ़ी संख्या में, इसमें कर सकते हैं कि 80 से 90% तक सुकर की मृत्यु हो सकती है अगर ये बीमारी फैल जाए और आपने टीकाकरण नहीं कराया है तो। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र जो है उपाय है स्वाइन फीवर से बचने के लिए और जो है कि जो किसान भाइयों को इस बीमारी से हानि होती है इससे बचाने के लिए। स्वाइन फीवर, चूँकि हमारे किसान भाइयों को स्वाइन फीवर के बारे में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और जानकारी के अभाव के कारण ये बीमारी जो है किसान भाइयों के फार्म में आती है और जिन्होंने टीकाकरण नहीं किया है और सुकर की काफ़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है, जिससे है कि इनको काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी समुचित जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसके क्या लक्षण है, कैसे इस रोग की पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे कि आप लक्षण बताने से पहले ये बताइए कि जो टीकाकरण करेंगे जो सुकरों में, ये सुकरों की उम्र क्या होगी, किस अवस्था में उनको टीकाकरण ये करेंगे? टीकाकरण जो करने का जो उम्र है, स्वाइन फीवर टीका नाम है बीमारी का, जो बीमारी है उसी के नाम पर टीका का नाम है स्वाइन फीवर टीका। और ये जो स्वाइन फीवर टीका है, इसका जो सही उम्र है टीकाकरण करने का, फर्स्ट जो टीकाकरण करेंगे वो जब बच्चे को मादा से अलग करते हैं, यानी 6 से 8 सप्ताह की उम्र में प्रथम टीकाकरण करेंगे और उसके बाद हर एक 6 माह पे इसका टीकाकरण करना अति आवश्यक है, 6 महीने पे। और अगर एडल्ट है, को मतलब अगर आपने कहीं से ख़रीदा है, वयस्क जानवर है, तो उसको किसी भी उम्र में टीकाकरण कर सकते हैं। फिर पुनः हर एक 6 माह पर। अगर कोई किसान भाई बाहर से जानवर खरीद के ला रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि उनका टीकाकरण हुआ है, अन्यथा उनका टीकाकरण करके ही अपने फार्म के दूसरे जानवरों के साथ उसको मिक्स करें। अब इसका लक्षण क्या है? आपने तो टीकाकरण की जानकारी दे दी, इसका लक्षण क्या है? स्वाइन फीवर हो गया है हमारे सुकरों में किसान भाइयों का, ये कैसे इसको दूर करें, इसका लक्षण क्या है और कैसे इसको दूर करें, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से दें। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से इस बीमारी की पहचान कर सकें, क्योंकि सुकरों में और भी कुछ बीमारियां होती है, तो उससे ये स्वाइन फीवर जो बीमारी है उसके लक्षण अलग हैं, जिसे किसान भाई लक्षण को देख करके पहचान सकते हैं कि स्वाइन फीवर बीमारी हो चुका है। तो ये लक्षण में सबसे पहला है, जैसा कि इसका नाम है स्वाइन फीवर, सुकर ज्वर, मतलब इस बीमारी में सबसे पहला है कि बहुत तेज़ बुखार आता है। और ये बीमारी मैं बताना चाहता हूँ कि 2 तरह की होती है, एक क्रोनिक कह सकते हैं और एक जो है कि एक्यूट। क्रोनिक मतलब है कि ये बीमारी का संक्रमण जो है काफ़ी दिनों से के बाद होता है और इसमें जो है कि सुकर बीमार पड़ जाते हैं, बीमार होते हैं, उसमें बीमारी के लक्षण आपको दिखेंगे। दूसरा है एक्यूट केस, जो कहते हैं कि अचानक ये बीमारी जो फैलता है और सुकर अचानक मरने लगते हैं बिना किसी लक्षण दिखाए हुए। तो लक्षण की जब बात करते हैं तो सुकरों में जो लक्षण देखने को मिलता है, अगर क्रोनिक केस में खास करके आप देखेंगे कि सुकर जो है खाना पीना बंद करते हैं, बहुत तेज़ पहले बुखार होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं, उसके बाद जो है
आँख से पानी आना, उसके बाद जो है कि वो देखेंगे कि दस्त शुरू, पहले कब्ज होगा, फिर दस्त शुरू हो जाएगा। दस्त शुरू होने के बाद इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल जो है नर्वस सिम्टम भी आते हैं, शुक्र जो है गोल गोल घूमने लगते हैं और शरीर पे देखेंगे धब्बा बनता है। शरीर का जो रंग है वो नीला, जैसे खास करके अगर उजला रंग का शुक्र है तो उसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा, नीलापन आने लगता है उसके चमड़े में, बाल गिरने लगता है, चमड़ा का जो विकृति होने लगती है, आकार बदलने लगता है। तो ये सब जो है कि लक्षण है और जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये स्वाइन फीवर का लक्षण है। दूसरा चीज़ है कि जैसा कि हमारे किसान भाई हमेशा बताते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारा सुअर अचानक मरने लगा, तो उसमें है कि ये जो है एक्यूट केस का स्वाइन फीवर बीमारी कह सकते हैं। इसमें अचानक मरने लगता है, बीमारी आपके फार्म में आया और ओवरनाइट रात भर में आपका शाम में जानवर ठीक है और सुबह देखेंगे कि वो मरा पड़ा है। तो ये भी लक्षण जो है कि स्वाइन फीवर का ही हो सकता है। इसमें जो है अचानक जो है संक्रमण होता है और सूकर मरने लगते हैं। इसमें 80 से 90% तक मोर्टलिटी हो सकती है। अगर 100 सूकर आपके फार्म में है तो 80 से 90 सूकर जो है मर सकते हैं। तो इसमें जो है कि सूकर जो भी किसान भाई टीकाकरण नहीं कराए हैं तो उसमें बीमारी फैलती है और जो है कि इससे जो है कि अचानक जो है जानवर मरने लगते हैं। तो ये सब लक्षण जो होता है और तेज़ बुखार जो मैंने बताया कि इसका बुखार काफ़ी 107, 108 ऐसे नॉर्मल जो शरीर का तापमान होता है 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यदि इसका तापमान जो है ज़्यादा हो गया 107, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो लक्षण जो दिखने को मिलता है इसमें जो है कि स्वाइन फीवर, उसके साथ में जो है आप चमड़ा का सिम्टम देखेंगे, चर्म में उसका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो ये सब लक्षण है जिसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि स्वाइन फीवर हुआ है और हमारे किसान भाई को तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये स्वाइन फीवर बीमारी है। और ये जो जैसा मैंने बताया कि जब ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज संभव नहीं है, चूँकि विषाणु जनित रोग है तो इसका बचाव ही जो है कि संभव है। फिर भी इलाज, अगर ये बीमारी जो है हो गया है तो भी पशुपालक को ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि जो भी ग्रसित बीमारी से ग्रसित जानवर हैं अगर वो बचे हैं तो उनका इलाज उनको करना होगा। इसके लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करें। अगर बुखार ज़्यादा है तो एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करने वाली दवा है उसको डॉक्टर की सलाह लेकर के वो दवा दे सकते हैं। और भी जो लक्षण होता है उस हिसाब से आप लक्षण के आधार पर जो शुक्र को है उसको दवा दे सकते हैं। और इससे है कि कुछ शुक्र जो क्रोनिक केस में है उसमें जो है कुछ शुक्र जो है वो बच भी सकते हैं, लेकिन एक्यूट केस में जो बीमारी होती है उसमें ज़्यादातर शुक्र की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को जो बीमारी आता है उसकी पहचान करनी चाहिए, उसका किस तरह से बचाव करना है ये सबसे ज़रूरी है। मैं बचाव के बारे में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो सबसे प्रमुख बात है शुक्र स्वाइन फीवर का ये बचाव है। बचाव में है कि स्वाइन फीवर आपको टीका रखना है और प्रत्येक आप जब भी टीकाकरण करते हैं अपने जानवरों को स्वाइन फीवर टीका, इससे स्वाइन फीवर टीका 1 ml 1 cc जो मात्रा है वो लगती है और ये चमड़े में देते हैं। ये जानना होगा कि चमड़े में, चर्म में जो है चमड़े में ये स्वाइन फीवर टीका लगाते हैं 1 ml मात्रा और 6 महीने तक इससे बीमारी का बचाव होता है। 6 महीने के बाद जो है पुनः टीकाकरण करें। और जो स्वाइन फीवर बीमारी होने का जो समय है वो अभी का जो गर्मी का जब पूरा पीक मौसम आएगा तो उस समय ये ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए मैं अभी किसान भाइयों को एक बताना चाहूँगा कि जिन्होंने स्वाइन फीवर का टीका नहीं कराया है वो अभी जो है कि वो तुरंत उसका टीकाकरण करा लें। अन्यथा जो है कि जब एनिमल स्ट्रेस में आते हैं तो ये स्वाइन फीवर जो है बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। टीकाकरण जो भी टीका लेंगे रांची में उपलब्ध है, LRS में उपलब्ध है टीका, तो वहाँ से जो है आप टीका उपलब्ध करा सकते हैं। और टीके को आपको बर्फ़ में ठंडा में लाना होगा, ये कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। अगर आपका थर्मस आप रखें या थर्मस फ्लास्क जो है उसमें आप बर्फ़ डाल करके ही टीका को अपने गांव में ले जाएं जहां पे आपको टीकाकरण करना है। और उसके बाद जो है ठंडी अवस्था में उसको बाहर में धूप में नहीं रखना है, अन्यथा वो टीका ख़राब हो जाएगा, फिर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी अवस्था में उसको टीकाकरण करना है इमीडिएट ला करके। टीकाकरण करने का समय है कि सुबह में या शाम में आप जानवर का टीकाकरण करें और स्वस्थ जानवर का टीकाकरण करें। अगर जानवर बीमार है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसका टीकाकरण नहीं करें। स्वस्थ जानवर का सुबह में या शाम में आप टीकाकरण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, और परतू आप बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या तो है मास्टर साहब, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आदमी मन परेशान रहे ना। धूप ज़्यादा बढ़ जाए तो पानी से भी पानी की कमी हो जाए, सेकड़ों से आदमी परेशान रहे ना। तो इकर में परेशानी खाली आदमियों नहीं झेले, नहीं कर में परेशानी जानवरों मन के होएला मास्टर साहब। और गर्मी के मौसम में पशु मन कर कैसे देखभाल करे के चाहिए और कैसे कैसे ओकर नियंत्रण करे, लोग बीमारी से बचाव करे के लिए क्या क्या करे के चाहिए, इस सब के बारे में और का बीमारी होकर टीकाकरण के बारे में, इस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाता है। ये तो बहुत सही है, बहुत सही है ना पर्वतिया जी? हाँ बिल्कुल किसान भाइयों, ये तो हमारे परतू दादा ने बिल्कुल आपकी बात पूछी है। इस गर्मी के मौसम में आप अपने पशुधन का, अपने जो जानवर हैं उनका आप किस प्रकार से देखभाल करेंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे जिससे कि आपको मांस का, दूध का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उत्पादन भी पूरा मिलता रहे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इन तमाम बातों के लिए आपको कुछ खास जानकारियां हम देना चाहते हैं, है ना पर्वतिया? हाँ, एकदम से। और इसके लिए ज़रूरत होगी हमारे विशेषज्ञ की। तो हमारे चलत थी अबरी स्वाति सहाय थे ना, तो डॉक्टर स्वाति सहाय से जाना थी कि मौसम में हमारे अपन पशुधन का देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के पशु औषधीय विभाग में आए हुए हैं, जहां की डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वाति सहाय, जो बताएंगे कि गर्मी के मौसम में पशुओं में होने वाली आम बीमारियों की देखभाल किस प्रकार से की जाए। तो आइए इसी विषय की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी आम बीमारी पशुओं में होती है। गर्मी के मौसम में देखा गया है कि प्रायः कुछ संक्रामक बीमारियां होती हैं, जो छूत की बीमारी होती है। अगर एक जानवर में हो जाती है तो समस्त झुंड में फैल जाती है और इन बीमारियों से अगर बचाव नहीं किया जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए कुछ खास बीमारियों के बारे में हम जानकारी लेंगे जो कि बचाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हम लोग जो हैं कुछ टीकाकरण करते हैं। उन बीमारियों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। तो ये बीमारी जो होती है कि कौन कौन सी बीमारी, और टीकाकरण जो है कि क्यों आवश्यक होता है पशुओं में? टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बीमारी के कारक को स्वस्थ पशु के अंदर डालते हैं और वह उस बीमारी के विरुद्ध में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। ये प्रतिरोधक क्षमता जानवरों को उस बीमारी से बचाती है, पशुओं की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और उस बीमारी से जो नुकसान हो रहा है उसकी क्षति से बचाने के लिए जानवर को तैयार करती है। तो कुछ उन बीमारियों के बारे में सबसे प्रमुख बीमारी है अभी खुरहा मुंहपका, जिसको आप लोग FMD कहते हैं। ये बीमारी जो है बहुत ही छूत की बीमारी कही जाती है और एक बार किसी एक गांव में आ गई है तो वो समस्त आसपास के जानवरों में फैल जाती है। वो इस बीमारी में मुख्यतः देखा गया है कि मुंह में तथा पैर में खुर, जिसको आप कहते हैं, खुर के ऊपर और दोनों खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। पशु जो है लंगड़ाने लगता है और मुंह में जो छाले हो जाते हैं उससे सूजन हो जाती है, उसमें लार निकलता रहता है, जीभ बाहर निकल आती है, कई बार जीभ गल तक जाती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि गर्मी के मौसम में इसी वक्त मार्च के अप्रैल के ही मौसम में वो अपना FMD के विरुद्ध में टीकाकरण ज़रूर करवा लें। ये सारे बीमारी जो आप बता रही हैं, 2 बीमारी आपने बताया, तो क्या ये संक्रामक बीमारी है? हाँ, ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि बीमार पशु का जो भी आप सामान है, जैसे वो खाने का आपका बर्तन हुआ, चाहे पीने का पानी हुआ, जानवर का जो मल मूत्र है, वो सारे ही छूत के वाहक जिसको हम कहते हैं। इसलिए बीमार पशु को आपको जो बीमारी हो जाने पर अलग एक बाड़े में रखना है और उसका दाना पानी बर्तन बिल्कुल अलग कर देना है और आसपास में बाड़े की आपको बहुत अच्छे से सफाई करनी है ताकि ये छूत का जो बीमारी है वो आपके बीमार पशु से और दूसरे पशुओं को नहीं होने पाए। एक और बीमारी है जिसको
हम लोग गलघोटू कहते हैं। और इस बीमारी में भी जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है, गले में सूजन हो जाती है, सांस लेने में घरघराहट होने लगती है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस बीमारी का भी बचाव गर्मी के मौसम में ही करना है, क्योंकि इस बीमारी के जो कारक होते हैं वो गर्मी, जो तेज़ मौसम की गर्मी होती है और या फिर जैसे आर्द्र ह्यूमिडिटी जिसको आप कहते हैं, वो जब बढ़ जाती है तो ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। तो सभी गाय और भैंसों में जो 6 महीने से ऊपर की आयु के हैं, उन सबको आपको गलघोटू के अगेंस्ट में के लिए टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। ये टीका हर जगह उपलब्ध है। आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से विमर्श कर लें या फिर सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ जाकर ये टीका मुफ्त में इसका उपलब्ध है। खुरहा, मुहपका, गलघोटू और एक और बीमारी है जिसको हम लोग लंगड़ी ज्वर कहते हैं। लंगड़ी ज्वर भी जो है मुख्यतः गो पशुओं की बीमारी है, गाय और भैंसों में होती है और ये मुख्यतः 6 महीने से 2 वर्ष की आयु के गाय भैंसों में ज़्यादा होती है। और इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका उपलब्ध है। तो किसान भाई ये ज़रूर करें कि वो गर्मी में ही, इस मौसम के में ही सभी अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें। टीकाकरण जो है एक प्राथमिक प्रक्रिया है जो बीमारी होने से पहले की जाती है, क्योंकि बीमारी हो जाने के बाद इन बीमारियों का इलाज बहुत ही मुश्किल है और इलाज में इतना ज़्यादा खर्च होता है कि किसान भाइयों के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रह जाती है। इसलिए बीमारी होने से पहले ये हम पशु चिकित्सक सलाह देते हैं कि आप जो है उस बीमारी से बचाव करने के लिए टीकाकरण कर लें। बकरियों में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग PPR कहते हैं, जिसको बकरियों का प्लेग भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ये काफ़ी संक्रामक बीमारी है और ये मुख्यतः 4 महीने से 1 वर्ष की आयु के सभी बकरियों में देखी गई है और उसका भी प्रकोप इसी गर्मी के मौसम में होता है। तो किसान भाई जो काफ़ी संख्या में बकरी रखते हैं उनको भी चाहिए कि वो इस PPR के बारे में जानकारी ले लें कि इस बीमारी से कैसे बचाव किया जाए, इसका टीका अगर उपलब्ध हो। और आजकल ये सभी पशु चिकित्सालय में इसका टीका उपलब्ध है और वो ज़रूर इसका टीकाकरण कराएं, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने पर काफ़ी बकरियां मर जाती हैं और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका लक्षण क्या, PPR जो बता रहे हैं, तो PPR तो जनरली हमारे किसान भाई नहीं समझ पा रहे होंगे, तो PPR का लक्षण क्या है जिसको देख करके हमारे किसान भाई समझ सकें कि PPR हो गया है? PPR जो बीमारी होती है उसमें बकरियां जो हैं उन्हें बहुत तेज़ बुखार होता है, मुंह में खासकर जीभ में, तालू में लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। बकरी जो है पहले खाना खाना छोड़ देगी और उसके बाद जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और 3-4 दिन के बाद जो है उसमें काफ़ी पतला दस्त होने लगता है, आँख और नाक से पानी निकलने लगता है और ये धीरे धीरे जो ये श्राव निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, छूत की बीमारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाता है। और दस्त की वजह से, दस्त में चूँकि काफ़ी शरीर का जो खनिज लवण है और जल है, जल जो है करीब 70% शरीर में रहता है, तो ये दस्त में जो पानी की कमी हो जाती है उसके चलते बकरी मर जाती है। इसलिए इस दस्त का और खांसी के लक्षण जो हैं वो बकरियों में बहुत ही आम होते हैं। तेज़ बुखार होता है, मुंह में धब्बे होते हैं। तो इन सब से किसान भाई ये समझ पाएंगे कि ये छूत की बीमारी PPR है। टीकाकरण में क्या क्या सावधानी बरती जाए, इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। टीकाकरण के लिए बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला है कि टीकाकरण जो है जहाँ से भी आप टीका लें, या तो अपने पशु चिकित्सक के राय से लें, तो हमेशा ये ध्यान दें कि टीका पर जो एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होती है, एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, यानी वो एक्सपायर किया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा कि एक उचित उम्र होती है। हर जैसे FMD का टीका है, खुरहा मुहपका का है, ये 8 हफ्ते से ऊपर के सभी जानवरों में लगाया जाना चाहिए। बकरियों में है, सभी 4 महीने के ऊपर की बकरियों में लगाना चाहिए। तो ये उम्र देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी देखा गया है कि टीका जो है वो बर्फ़ में रख कर लेना। अगर किसान भाई खुद ही अगर झुंड में कुछ बकरियां रखे हुए हैं और वो टीकाकरण खुद कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि जो भी टीका है वो दुकान से घर तक आने में आप बर्फ़ में थैली में लेकर आएँ, क्योंकि अगर आपने उसको ठंड में नहीं रखा तो उस टीका का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा और हो सकता है कि टीकाकरण के बाद भी आपके बकरियों में बीमारी हो जाए। दूसरा, आप ये भी ध्यान दें कि टीकाकरण हमेशा या तो बहुत सुबह में करें या फिर आप शाम में करें। दिन के समय जब बहुत तेज़ धूप होती है, बकरी कहीं से चर के आती है, तो उसको आप आराम करने दें। बीमार पशु का टीकाकरण कभी नहीं करें। स्वस्थ पशु होगा उन्हीं को आप टीकाकरण करें। तो देखा किसान भाइयों, किस प्रकार से हम अपने जानवरों की, पशुओं की देखभाल, उचित देखभाल कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। तो इसी विषय पर हमारी डॉक्टर साहिबा बता रही थी, जानकारी दे रही थी और हमारे किसान भाई इसको देख करके, सुन करके काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार।